हैं पिछले 9 महीने से, वो तो आप सबको मेरा ख्याल पता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने उनको विज़िट किया है और एक्चुअली देखा है जिन हालात में उनको रखा गया है। लेकिन वो मर्द मुजाहिद स्टेडफस्ट रहा है, डटा हुआ था, डटा हुआ है, और उसने किसी किस्म की कोई फैसिलिटी जो है वो इनसे डिमांड नहीं की है। कोई उसके प्लेटलेट्स लो नहीं हुए, कोई उसके बैक में दर्द नहीं हुई, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उनको जो बेसिक उनका राइट है फैसिलिटीज़ एज अ प्रिजनर, पर्टिकुलरली अ प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, वो भी उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही। जी आवाज़ ऊंची कर। अच्छा जी, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हो जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लें। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, तो जो उनका राइट भी है एज अ प्रिजनर, वो भी उनको राइट्स जो है ना वो डिनाई किए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली मेडिकल जो उनके नीड्स हैं। उनकी बेगम साहबा के साथ उनका केस जो है, आपको पता है कि 2.25 महीने इन्होंने उनका मेडिकल टेस्ट नहीं होने दिया। खान साहब के बारे में पता चला कि उनके रूटीन में रेगुलर मेडिकल टेस्ट होते हैं और वो हमेशा शौकत खानम हॉस्पिटल से कराते रहे हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा हैं, वो इंसान का दिमाग अगर आप उसको इफ़ यू लेट इट गो तो वो बहुत कुछ जहन में आता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं प्रेमेच्योर बेसिस के ऊपर उसको एक्सप्रेस करूँ। लेकिन पिछले 3-4 दिन में जो हालात बनाए गए हैं अडयाला जेल में और उसके इर्द गिर्द, वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा आपसे। रात के 12 बजे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को समरली जो है वो चेंज किया गया है। ये 2 दिन पहले की बात है। जो उनके पास 7 गार्ड काम करते थे वो उनको चेंज किया गया है। सिक्योरिटी के पर्सनल को भी चेंज कर दिया गया है। और सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन जो है वो भी उसके साथ इन्होंने इम्पोज किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो लॉयर्स की मीटिंग्स उनके साथ थी उनको भी बंद कर दिया है। और लग ये रहा है कि हफ्ते में एक दफ़ा जो पॉलिटिकल लीडरशिप की उनके साथ मीटिंग होती है एवरी थर्सडे, वो भी कल नहीं हो पाएगी। और आज स्पेसिफ़िक चीज़ें जो हुई हैं वो अलकादर ट्रस्ट केस की जो समाअत जो थी अडयाला जेल के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया है। साइफ़र केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तोशाखाना केस जो है, ये चौथा केस जो कि रजिस्टर किया है खान साहब के ख़िलाफ़, उसकी समाअत जो है वो भी मुलतवी कर दी गई है। और इद्दत वाले केस में वकील एज़ ऑलवेज़ भाग गया है। और सुना तो ये था, देखा तो ये था, 2 वकला इंतहाई मोहतरम वकला मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर बैठे हुए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वकील की होती है कि वो अदालत में जाके अपना केस प्रेजेंट करता है, अपने आर्गूमेंट्स देता है और उसकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी जो रिज़ल्ट जो है वो हो। लेकिन यहाँ नज़र ये आ रहा है कि जो अदालत है वो वकील के पीछे भाग रही है और कह रही है जी कि उसको रिक्वेस्ट करें, उसे ये करें, अर्ज़ करें। वो सुना है कि वो मुल्क से बाहर चला गया, वो उनका जो कुरैशी है ना नाम उसका, हाँ अब्बासी साहब, वो मुल्क से बाहर है। तो अब उनको टाइम दिया गया है कि जी उनसे कांटेक्ट करें और देखें कि क्या वो वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं ज्वाइन कर सकते, और उसके बाद केस के बारे में फ़ैसला करेंगे। सो इट इज़ द कोर्ट चेजिंग द लॉयर रादर दैन द लॉयर चेजिंग द कोर्ट। और ये सारा कुछ हुआ है कल के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को ऑर्डर किया है कि खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। अब ये जो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं इस वक्त, जिनकी कमांड से ये मुल्क चल रहा है तमीज़ के ज़रिए, जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये उस शख्स की शक्ल से खौफ खाते हैं। 9 महीने से उनकी आवाज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, उनकी शक्ल जो है वो नहीं दिखा जा सकती। और अब जबकि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही थी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपीयर होंगे कोर्ट के सामने और अपनी जो स्टेटमेंट है या अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे, तो ये एक सिक्योरिटी का बहाना बना के जो असल इनका निशाना लगता है वो ये है कि कल खान साहब की जो अपीयरेंस है वीडियो लिंक के ज़रिए, उसको सैबोटाज किया जाए। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो हुआ है सारा कुछ और जो हो रहा है उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ये मामला जो है वो वैसे तो पुराना चल रहा है, लेकिन जिस दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने वो लेटर लिखा है,
उस दिन से ये मामला जो है वो ज़रा वो जो भाई लोग हैं वो खासे शेक हुए हुए, और जिस तरीके से उनके रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस आ रहे हैं वो समझ में तो आता है, लेकिन वो उनका कोई लॉजिक और कोई रीज़न नहीं है। उस लेटर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के को जो लेटर लिखा गया था उसके ऊपर भी आपने चीफ जस्टिस साहब का जो कॉन्डक्ट था वो देखा था कि किस तरीके से वो लोग जो कि इम्प्लिकेटेड थे उस लेटर में, उन्हीं को सारी अथॉरिटी दे दी गई थी, तफवीज़ कर दी गई। मैं पहले से बात कर चुका हूँ, मैं और ज़्यादा दोबारा नहीं इसको रिपीट करूँगा। इसके अलावा अब बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है कि उस IHC के जजेस के लेटर के बाद एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आई थी कि तमाम जज साहिबान जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस सुन रहे थे, उनकी कंटेंशन ये थी कि हाँ इंटरफेरेंस हुई है और हो रही है। लेकिन एक जज साहब ऐसे थे जो कि अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, जिनकी कंटेंशन ये थी कि जी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही, और जो इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वो घर जाके बैठ जाएं। दैट मीन्स कि जी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उनसे किनारा कशी कर रहे थे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की बजाय अपने जजेस को ये कहते हुए सुने गए, बारहा कहते हुए सुने गए कि भाई आपके पास अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बर्दाश्त करें तो फिर आप ऐसा करें कि रिज़ाइन करें और घर जाके बैठ जाएँ। उसके बाद ये बाबर सत्तार साहब का लेटर जो 3 दिन पहले गया है, जिसमें उन्होंने रीइटरेट किया है, बल्कि एक इंस्टेंस उन्होंने बताया है कि ये जो ऑडियो एंड वीडियो लीक्स केस जो सुना जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और ये बाय द वे बड़ा सेंसिटिव केस है भाई लोगों के लिए, इसलिए कि सारा जो है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू देम, और किसी के पास ये इतनी टेक्निकल एक्यूमेंट और टेक्निकल फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इस किस्म के कैमरेज ऐसी जगहों के ऊपर नस्ब करें जहाँ के ये नस्ब किए गए हैं, और वो सारी ऑडियोज़ एंड वीडियो लीक्स जो हैं वो बनी हैं और वो बाहर भी आई हैं। तो इसलिए वो बहुत सेंसिटिव है इस मसले के ऊपर। तो उनको हुक्म सादर किया गया था, थ्रेटन किया गया था कि आप इससे बैक आउट करें, इस केस को आगे ना बढ़ाएं। बाबर सत्तार साहब, द ऑनरेबल मैन एंड द ब्रेव पर्सन दैट ही इज़, इंस्टेड ऑफ बैकिंग ऑफ, उन्होंने वो लेटर की शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को इरसाल कर दिया है कि ये देखिए ये मेरे साथ ये हो रहा है। अब उसके ऊपर एक भौचाल आ गया है, एक भौचाल आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और सब लोग जो हैं वो दिफा कर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब को, बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि जी उनका जो कंटेंट्स हैं उनके लेटर के वो झूठ, वो सच नहीं है। रादर दैन कि आप ऐसी सिचुएशन में जो एक सिविलाइज्ड और एक ऑर्डरली सोसाइटी होती है उसमें ये होता है कि उसकी तहकीकात ऑर्डर की जाती हैं ताकि सच और झूठ जो है वो सामने आ सके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। ये उस स्टेप्स को परस्यू करने की बजाय पहले से ही बाबर सत्तार साहब को झूठा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट साहब ने 2 या 3 दिन पहले प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उसके दरमियान उन्हें आउट ऑफ द ब्लू कहा जी कि जो जैसे कमिश्नर साहब ने झूठ बोला था। अब आप सब सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कि क्या कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट जब उन्होंने दी थी उसके बाद कमिश्नर साहब कहाँ हैं? क्या वो पब्लिक लाइफ में हैं या गायब कर दिए गए हैं? 2 महीने से ज़्यादा हो गए गायब किए गए हैं, किडनैप हुए हैं। क्या उनके साथ बीत रही है मुझे नहीं पता, आई एम श्योर कि आपको भी नहीं पता होगा। अच्छा, उसको याद दें कि जी उसकी स्टेटमेंट की भी तहकीकात करें। ऑन द फेस ऑफ इट उनको कह रहे हैं जी कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब किसी चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचे हुए शख्स से इस किस्म की गुफ्तगू की आप उम्मीद नहीं करते हैं कि वो बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी भी शख्स को झूठा करार दे दे, ख़ासकर एक ऐसा शख्स जितने इतनी सीरियस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो रियासत के साहिब इक़्तिदार लोगों के ऊपर लगाए हों। तो ये एक माइंडसेट है जो कि आपके सामने आ रहा है। इसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने फरमाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे और चीज़ें तोड़कर एक आदमी उठाकर ले गए। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करा सकते। सिटिंग जज साहब। इसके बाद जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब की स्टेटमेंट आई। उन्होंने फरमाया, और ये बहुत सुनने वाली स्टेटमेंट है, आप जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहाँ हर चीज़ जजेस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं। ये भी स्टेटमेंट आई। बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलाई गई, आई एम श्योर कि आप उससे कुलियतन आगाह होंगे, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ चूँकि हमारे बहुत सारे पिटिशन्स जो हैं वो
इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हैं और उनके ट्राइब्यूनल्स के पास पड़ी हैं, तो पंजाब में 8 ट्राइब्यूनल्स की प्रोविज़न है, मिनिमम 8 ट्राइब्यूनल्स की। पिछले दफ़ा भी इलेक्शंस के बाद 8 ट्राइब्यूनल्स बने थे, तो वो 8 ट्राइब्यूनल्स को फंक्शनल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 8 नाम जो थे वो इलेक्शन कमीशन में भेजे, इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जिसमें से 2 नाम उन्होंने चूज़ कर लिए और बाकी 6 नाम वापस कर दिए और कहा कि जी आप हमें एक पैनल भेज दीजिए और इसमें से किसको चुनना है वो हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये प्रेरोगेटिव जो है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। अब अगर उन 2 जजेस की सिलेक्शन के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो अगर आप खुद भी जाके एक ऑब्जेक्टिव निगाह डालें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो जजेस थे वो वही 2 थे जिनको पिक किया गया, और बाकी 6 जज साहिबान जो हैं वो बाय एंड लार्ज फेयर माइंडेड इंडिपेंडेंट जजेस के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं। सो इससे भी जो उनकी इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल सामने आती हैं कि किस तरीके से वो हर चीज़ को मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपनी पसंद की जजमेंट्स हासिल करने के लिए। ये सब कुछ हो रहा था। और कल और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनको सुन के इंसान लिटरली यू वांट टू थ्रो अप कि ये कैसे लोग हैं कि एक क्राइसिस सामने आता है, एक कंट्रोवर्सी सामने आती है, उसको आइनी और कानूनी रास्ते से हल करने की बजाय किस तरीके से ये लोग क्या गुजरते हैं। और वो जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक I'll be degrading myself that I take their names, because they don't deserve to be where they are, unfortunately, and that's a very frank confession. It's unfortunate कि वो वहाँ बैठे हुए हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग इसके ऊपर हुक्मरान हैं इस वक्त। बाहर सूरत जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, मेरा ख्याल वो टेक्निकली तो हमारे दोस्त साहिबान आप उसके ऊपर निगाह डालेंगे, लेकिन मैं फील करता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान, ख़ासकर जो आपकी कोर्ट्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, ये इनकी एक गठजोड़, क्लोज गठजोड़ है और ये आपस में मिल के काम कर रहे हैं ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस हो या कानूनी तकाज़े हों, ये उनमें इंसाफ जो है वो नहीं होने देंगे। आज भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी से बरसरे पैकार हैं। तमाम जुडिशरी एक तरफ खड़ी है, आप किसी जज का नाम ले लीजिए, उसका स्टांस देखिए, पब्लिक डोमेन में हो या अदरवाइज हो, वो कहते हैं कि जी ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी राह में एक दीवार बन के हायल है और कहता है जी कि नहीं होने दूंगा, आप ये तो होता ही नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तमाम जुडिशरी कह रही है कि जी लाहौर हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है, सिंध हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो कमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लेटर जो था 6 जजेस का, उससे ज़्यादा ग्रूसम कमेंट्स हैं उसमें कि किस किस तरीके से इंटरफेरेंस होती है इन तमाम हाई कोर्ट्स के कामों में। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि नहीं, सब ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, दे मेक द ट्विन मैनस दैट पाकिस्तान इज़ टुडे फेस्ड विद। ये ट्विन मैनस है जो कि पाकिस्तान के आइन, कानून और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। और अगर हमने एक आइनी तरीके से आगे बढ़ना है, एक कानूनी तरीके से आगे बढ़ना है, तो इस मेनस के साथ डील करना पड़ेगा इफ़ेक्टिवली। कौन करेगा? आइडियली स्पीकिंग तो आइन और कानून करता है, लेकिन आइन और कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाली जो लीडरशिप है वो नहीं है, वो गायब हुई है। कंसिक्वेंटली एक क्राइसिस है इस वक्त जो कि हम फेस कर रहे हैं और इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अबू ज़र नियाज़ी साहब से कि वो पहले कुछ